Assalamu alaikum. Welcome to Global Age and KIPS CSS PMS programs videos. So today's topic is very hot and obviously relevant to current affairs and the global affairs too. सबसे important चीज़ जो currently world में हम देख रहे हैं that is Ukraine-Russia war, which is the debate of every media channel, every prime time news. Obviously ये बहुत ज़्यादा microscopic lens के साथ इस traditional war को observe किया जा रहा है. क्यों किया जा रहा है? Let's out the things कि why this Russian-Ukraine crisis and the traditional war between these two are very important. Let's list down the things. Obviously रशिया के अगर connotation में observe किया जाए तो Russia is a veto country, no doubt in that. Along with that, Russia is a nuclear weapon state too. Veto country है, साथ nuclear weapon state है. And third one is militarization, military expansionism of Russia. रशिया की जो हिस्ट्री है अगर आप वो ऑब्जर्व करें या कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में रशिया को देखें तो इनकी मिलिट्री जो है इनकी हमेशा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स रही है. That means कि रशिया के साथ वॉर करना यूक्रेन जैसे कंट्री के लिए इट्स नियर टू इम्पॉसिबल एंड ऑब्वियसली द रिजल्ट इज ऑलरेडी नोन टू द वर्ल्ड कि रशिया अगर चाहेगा तो निगोसिएशंस हो सकती हैं, अदरवाइज ऑल इन वेन. Other than that अगर देखा जाए तो रशियन कॉन्नोटेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज दैट सो? बिकॉज रशिया का जो ऑयल और गैस है उसके ऊपर डिपेंडेंस बहुत एविडेंट है. वो यूरोप हो, इवन अमेरिका, इवन जापान एंड द लिस्ट गोज ऑन. दैट मीन्स जो हम रीजन डिस्कस करते हैं यूरोप, इंडो पैसिफिक एंड एशिया, उसकी जो मैक्सिमम ट्रेड है वो करंटली डिपेंड कर रही है ग्लोबल सप्लाई चेन्स ऑफ एनर्जी के ऊपर जो डील कर रहा है रशिया. तो ये तो हो गई रशियन इंपॉर्टेंस और क्यों हम इस वॉर को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. अदर देन दैट अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन इज गोना बी अ पार्ट ऑफ नेटो एक्सपेंशनिज्म, जिसकी वजह से रशिया का एक एग्रेशन, एक रिटेलिएशन हमें देखने को मिला है. क्योंकि रशिया जो है वो कभी भी नहीं चाह रहा था कि दोबारा जो है वो यूएस मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म की तरफ जाए और किसी भी तरह का थ्रेट जो है वो रशिया को या उसके अलायंसेस को फेस करना पड़े, जिसके लिए रशिया ने कुछ वार्निंग्स भी दी और डेफिनेटली उन्होंने एक तरह से थ्रेट कॉल भी किया कि अगर आपने ये नेटो एक्सपेंशनिज्म किया तो हमारी रिटेलिएशन उस तरह की होगी व्हिच इज नेवर सीन इन हिस्ट्री बिफोर. अब ना यहाँ पर एक बड़ी मज़े की सिचुएशन जो मुझे लगता है, एक तो आपके बहुत से क्वेश्चंस होंगे, वन बाय वन मैं एड्रेस करूंगी, बट द फैक्ट इज कि जब आपको पता हो यू आर फाइटिंग अ वेरी बिग पावर तो आपको इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं करनी चाहिए. यूक्रेन वाज रिलाइंग सो मच ऑन यूएस एंड नेटो अलायंसेस दैट दे डिडंट कैलकुलेट द एक्चुअल सिचुएशन दैट रशिया उनके बॉर्डर पे बैठा हुआ है, बहुत इमीडिएट, बहुत इमिनेंट थ्रेट है. तो आप नो डाउट आपको यूएस फोर्सेस बैक कर सकती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं, बट डेफिनेटली कोई भी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन जो है अगर क्रिएट होती है तो उसके जितना भी बर्डन है वो यूक्रेन पर आएगा. डेथ्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस, डिस्ट्रक्शंस, डिस्प्लेसमेंट्स, रेफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट. तो ऑलरेडी यूक्रेन जो है एक वॉर जोन बना हुआ था, फर्दर एग्जैजरेशन होगी और डेफिनेटली इस कंट्री के डिसइंटीग्रेशन के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे. ठीक है, जिसका लॉन्गर रन में बेनिफिट फिर रशिया को ही होगा क्योंकि रशिया ने वॉर लड़ी भी, फिर ये कंट्री टूट भी जाएगा. नेटो एक्सपेंशनिज्म का तो आइडिया भी नजर ही नहीं आ रहा बिकॉज समझ में नहीं आ रहा कि यूएसए इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेगा, पर उनका वेग और शैलो साइमत जो है वो नजर आ रहा है इस वॉर में. अच्छा, थर्ड जो पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए दैट इज ऑफ ट्रेडिशनल वॉर. ट्रेडिशनल वॉर ना 21st सेंचुरी के थर्ड डेकेड के अंदर अभी कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था. उसकी रीज़न है कि दुनिया इतनी डॉलर कॉस्टर राइड पे चल रही है 21st सेंचुरी में. ग्लोबलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म, सर्विलेंस टेक्निक्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेंडेमिक कोविड-19. अभी तो वर्ल्ड उससे उससे कोशिश कर रही थी कि उस सिचुएशन से हम बाहर आ सकें, हम एक नॉर्मल रोड पे दोबारा वापस आ सकें, और सडनली एक ट्रेडिशनल वॉर का होना, ठीक है, बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. अब इससे हुआ क्या है कि ऑलरेडी आपको पता है कि ऑयल इज द बेसिक, ऑयल एंड एनर्जी रिसोर्सेज आर द बेसिक नेसेसिटी बिहाइंड एवरीथिंग. कैसे? आपकी सारी की सारी इकोनॉमी डिपेंड करती है आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स के ऊपर, पहली बात है. दूसरी बात है आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट पूरी की पूरी डिपेंड कर रही होती है कि आपकी एनर्जी प्राइसेस क्या हैं. ठीक है. तीसरी बात, आपने शिपमेंट्स मूव करवानी है, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री को यूज करना है, अगेन आपको ऑयल और गैस की जरूरत है. लेट्स टॉक अबाउट द डोमेस्टिक यूजेज ऑफ एनर्जी रिसोर्स. यूरोप की पूरी डिपेंडेंसी जो है, मैक्सिमम डिपेंडेंसी गैस के ऊपर है, जो रशियन गैस है वो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जिसके बगैर आप करंट टाइम में अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ही नहीं यूज़ कर सकते. एक जो घर है उसको सेंट्रली अगर आपने एयर कंडीशन करना है, उसको हीटअप करना है, तो आपको जो बेसिक नेसेसिटी चाहिए दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
ट्रांसपोर्टेशन कल्चर आपका पूरा का पूरा पेट्रोल और ऑयल गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वन थिंग लेड टू अनदर हमें बता रही है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है करंटली रशियन ऑयल वगैरह की और किस तरह से आपकी इकोनॉमी को जो है वो इफेक्ट कर सकता है। और मैंने इसको पहले याद रखिएगा लिंक किया है पेंडेमिक वाली सिचुएशन से। पेंडेमिक में ऑलरेडी आपकी इंडस्ट्रीज हॉल्ट पे थी, एवरीथिंग वाज स्टॉप, देयर वाज नो डेवलपमेंट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स आपकी डिस्टॉर्टेड थी बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत नीचे चली गई थी, ठीक है। तो अब आप देखें कि दोबारा से रशिया और यूक्रेन का जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आया है उसमें अगेन यूरोपियन कंट्रीज को एक रिपरकशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन देयर इज अ हॉल्ट इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स ऑफ ऑयल एंड गैस। वो हॉल्ट के रिपरकशंस क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का ऊपर जाना, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपके रिजर्व्स होते हैं या फिर जो आपका प्राइवेट माफियाज हैं जिन्होंने ऑब्वियसली रिजर्व में रखा होता है ऑयल, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हो नो डाउट, बट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, बट शॉर्ट लिव्ड अगर क्राइसिस हो तो उसके लिए। उसके बाद इवेंचुअली क्या होता है, जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस वगैरह होती हैं वो मैनिपुलेट करती हैं, जिसको हम कहते हैं ज़खीरा अंदोसी कर लेना, ऑब्वियसली प्राइसेस को ऊपर लेके जाना, क्योंकि नीड ज़्यादा है ना, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। नीड ज़्यादा है तो डेफिनेटली फिर वो कॉस्ट प्राइस ऊपर चली जाती है। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलता है कि रशिया के साथ अगर ये यूक्रेन का क्राइसिस लिंगर ऑन करता है तो पूरा का पूरा यूरोप जो है इससे इफेक्ट होगा। यूरोप के साथ साथ पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है वो हमें एक हाइप मिलेगी इन ऑयल प्राइसेस, जिसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक नीड से लेकर आपकी इंडस्ट्रियल नीड से लेकर आपकी जो स्टेट लेवल नीड्स हैं वो सारी की सारी इन्फ्लुएंस होंगी। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है बेटे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। और ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के अंदर जब भी कॉस्ट मैनेज नहीं होती है तो इससे आप अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हो, ले ऑफ करते हो। तो ये तो हो गई एक सिचुएशन, ठीक है, जो हमने डिस्कस कर ली कि ऑयल प्राइसेस के ज़्यादा होने से कितने ज़्यादा रिपरकशंस क्रिएट हो सकते हैं। इवन दो करंटली वर्ल्ड इस सिचुएशन में है ही नहीं कि इस रिपरकशन को अफोर्ड कर सके, इस ट्रेडिशनल वॉर को अफोर्ड कर सके, क्योंकि यूरोप वगैरह की और एशिया के बहुत से कंट्रीज़ की, जापान जैसे कंट्रीज़ की डिपेंडेंस जो है वो रशियन ऑयल एंड गैस के ऊपर है। इसको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तो वो मैनेज कर लेंगे, बट अगर फिर ये लिंगर ऑन करता है इशू तो इससे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। अच्छा, सेकेंडली जो मैं आपको बता रही थी कि रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के अंदर रशिया के, अब हम देख लेते हैं, स्टार्ट में मैंने आपको जैसे बताया कि इस ट्रेडिशनल वॉर में रशिया की पोजीशनिंग क्या है, रशिया कितना इंपॉर्टेंट है और यूक्रेन कैसे लूज कर सकता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं तीसरी चीज़ कि रशिया और यूक्रेन वॉर के अंदर अगर देखा जाए तो रशिया के इंटरेस्ट क्या थे इतने इंपॉर्टेंट कि उन्होंने डायरेक्ट वॉर ही वेज कर दी है। व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट वाज द प्लानिंग बिहाइंड दैट? रशिया को हमेशा से ईस्टर्न यूरोप के अंदर एक्सेस चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि यूरोप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलाई ऑफ अमेरिका। अगर कोल्ड वॉर के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन को दोबारा से रीअलाइन करना है, वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल अलाइनमेंट्स के अंदर आना है, तो उनको दोबारा से अपनी पोजीशन को प्रूफ करना है ग्लोबल पावर डायनामिक्स के अंदर। एंड यूक्रेन उसके लिए आप समझ लें की अपॉर्चुनिटी थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने कैश कर ली, क्योंकि यूक्रेन को नेटो एक्सपेंशनिज्म के आइडिया में इन्वॉल्व करना ताकि रशिया और चाइना को कर्टेल किया जा सके, ये यूएस ने प्रिडिक्ट ही नहीं किया था कि ये बैकफायर कर जाएगा। ऑलरेडी अगर थोड़ा सा हम हिस्ट्री को देखें तो यूक्रेन में 2014 से भी पहले प्रो रशियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। वहाँ पर मेजर कुछ एरियाज हैं डॉनबास रीजन के अंदर जो रशियन बोलते हैं, जो डच लैंग्वेज के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं, जैसे हम कहते हैं एथनिक आइडेंटिटी। तो उनकी एथनिक आइडेंटिटीज़ का जो रिलायंस है, जो टिल्ट है, वो थोड़ा रशिया की तरफ है डॉनबास रीजन के अंदर। तो डेफिनेटली वहाँ पर टू सेपरेटिस्ट जो रीजन्स ने एक्वायर किया था टेरिटरी को, उन्होंने अपने आप को पीपल रिपब्लिक के तौर पर रिकग्नाइज करा लिया था। और रिसेंटली रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हम इन टेरिटरीज को यूक्रेन का पार्ट नहीं मानते, इंडिपेंडेंट कंट्रीज के तौर पे रिकग्नाइज कर रहे हैं। अब बात यह है कि अगर मैं एक केस स्टडी यहाँ पर कोट करूँ तो इजराइल जो है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करो तो इजराइल को इंडिपेंडेंट टेरिटरी के तौर पे बहुत कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया और पैलेस्टाइन को नहीं किया। रशिया अगर इस तरह कर भी रहा था तो इसके ऊपर इतनी रिटालिएशन अमेरिका की तरफ से नहीं बनती थी कि उसको नेटो एक्सपेंशनिज्म का पार्ट बनाते, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर हेड्स यहाँ पर आपको बनाकर दे रहे हैं, वॉर हेड्स दे रहे हैं। उससे फर्दर रशिया ने ऑब्वियसली इस सिचुएशन को कैश करना था, जो कि फिर उन्होंने किया, क्योंकि यूएस ने जब ये क्लेम किया बाद में और यूक्रेनियन फोर्सेस का एक रिटालिएशन आई करंट टाइम में अगेन, तो वो डेफिनेटली रशिया इसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था कि मुझे किसी तरह से यूरोपियन यूनियन के अंदर ईस्टर्न यूरोप की एक्सेस मिल जाए, जो कि उसको मिल गई है। अब तीसरी चीज़ देख लें, रशिया का इंटरेस्ट तो मैंने आपको बता दिया कि उसको यूरोप में एक्सेस चाहिए, ठीक है। यूक्रेन का इंटरेस्ट क्या था? वही जो अंडर डेवलपिंग नेशंस का होता है
कि हमारी टेरिटरी सिक्योर रहे, हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट के तौर पे मेंटेन कर सकें, हमें कोई बैकिंग मिल जाए, किसी भी तरह की मिलिट्री सपोर्ट मिल जाए ताकि हम अपनी कंट्री की टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सकें। देखिए डेवलप कंट्रीज़ के ना लॉन्गर रन में 100 ईयर्स के अंदाजे होते हैं कि हाँ 100 ईयर्स के बाद हम कहाँ खड़े हैं। बट अगर आपको मैं बताऊँ कि करंट टाइम में देखा जाए तो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ का सिर्फ एक ही फोकस होता है कि करंट टाइम में नाउ हमने किस तरह से सर्वाइव करना है, हाउ टू सर्वाइव। उनकी यही मतलब सो फार उनकी ग्रेटर गेम यही होती है। ये हो गई यूक्रेन एंड रशिया के कॉनोटेशन में, यूरोपियन सेंस में कि रशिया का बिगर इंटरेस्ट क्या हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइदर इट इज़ गोइंग टू बी अ न्यूक्लियर वॉर और थर्ड न्यूक्लियर वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर, बहुत सी सेंसेस यूज़ हो रही हैं। नॉट एट ऑल, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स की बम्बार्टमेंट जो है वो रशिया जानता है करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा जब वो यूक्रेन को वैसे ही अपनी मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म के थ्रू, अपने वॉरहेड्स के थ्रू, अपने बिगर टैंक्स, फिजल मिसाइल्स के थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो न्यूक्लियर वेपन्स को अब वेपन्स आर ऑफ नो यूज़, इट विल ऑल इन वेन, पहली बात। दूसरी बात यह है इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर से लिंक किया जा रहा है। यस, इन द लॉन्गर फ्यूचर अगर देखा जाए तो ईस्टर्न यूरोप का अगर पीस डिस्टर्ब होता है तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा वेस्टर्न यूरोप के पीस को। और अगर यूरोपीय यूनियन की डिसइंटीग्रेशन होती है तो वी आर नॉट फॉरगेटिंग दिस वेरी फैक्ट कि वहाँ पर यूके और फ्रांस वीटो कंट्रीज़ के तौर पर मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स भी हैं। लॉन्गर पर्सपेक्टिव में यूरोप का पीस डिसइंटीग्रेट हो सकता है ड्यू टू दिस वेरी सिनेरियोज, और उसकी वजह से अगर यूरोपीय यूनियन डिस्टर्ब होता है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशिया के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। तो लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर मैं आपको बात करूं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी मोर इशूज ड्यू टू दिस स्पेसिफिक ट्रेडिशनल वॉर। So stay tuned with us for the more information. Thank you very much. Stay blessed. Khuda Hafiz.